यस, तो बच्चों हेडिंग लेते हैं हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है, कि बहुत ही अच्छा सेक्शन है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ हम लोग जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इसको मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को, ठीक है। पार्ट ए, ठीक है, एंड पार्ट बी प्लस सी प्लस डी, टोटल 4 पार्ट में मैंने इसे कैटेगराइज किया, ठीक है बच्चों। पार्ट ए के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स का इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। पार्ट ए के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो इक्विवेलेंट वेट होगा डिफरेंट कंपाउंड का उसको पढ़ेंगे हम लोग पार्ट ए के अंदर, ठीक है। पार्ट बी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट एसिड बेस थ्योरीज पढ़ेंगे, उसका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट पार्ट सी आएगा, देन पार्ट आपका डी आएगा। टोटल 4 पार्ट में मैंने इसे चैप्टर को कैटेगराइज किया है और इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इजी मेथड होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट ए से। तो हेडिंग करते हैं हम लोग पार्ट ए। पार्ट ए में पढ़ना क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। हम लोगों को पढ़ना है बच्चों इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इक्विवेलेंट वेट के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हेडिंग भी हम कर लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट टाइप के कंपाउंड्स एसिड के बारे में, ठीक है। यस, तो फर्स्ट हम कंपाउंड यहाँ पे लेने वाले हैं बच्चों एसिड। तो एसिड का जो इक्विवेलेंट वेट है वो हम लोग कैसे निकालें। तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट होगा बच्चों, ऊपर होगा मॉलिक्यूलर वेट फॉर द एसिड बाय नंबर ऑफ। तो एसिड है बेटा, तो एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ से कोई भी एसिड अगर अपने एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो वहां से बच्चों वो रिलीज करेगा H प्लस और A माइनस आयन। तो जितने भी नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज होंगे, ठीक है, वो नंबर्स नीचे आएगा। ऊपर होगा उस एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, जो आपकी लॉस्ट होंगे। लॉस्ट मतलब उस एसिड से रिलीज होंगे। या फिर क्वेश्चन में H प्लस आयन का नंबर ना दिया जाए, नंबर ऑफ OH माइनस आयन भी दे सकता है, तो हमें लिखना होगा टोटल नंबर ऑफ OH माइनस आयन गेन, ठीक है, गेन। मतलब ये है, देखो बहुत ही इजी मेथड बता रहा हूँ इक्विवेलेंट वेट निकालने का, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बहुत ही इजी ट्रिक हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं पार्ट ए के अंदर एसिड्स के इक्विवेलेंट वेट के बारे में, ठीक है। हम डिफरेंट कंपाउंड लेंगे जिसमें पहला कंपाउंड है बच्चों एसिड, इसी तरीके से बेस आएंगे, सॉल्ट आएंगे, डिफरेंट आयंस आएंगे, ठीक है, और भी डिफरेंट कंपाउंड आएंगे। तो पहले इक्विवेलेंट वेट हमने बात करी एसिड्स को लेके। तो एसिड को जब मैं आयोनाइज करूंगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, है ना, क्वेश्चंस पे ऑटोमेटिक अप्लाई करना आ जाएगा। H प्लस आयन A माइनस आयन, तो एक्वस सॉल्यूशन में एसिड, कोई भी एसिड जितना H प्लस आयन रिलीज करेगा, ठीक है, वो नंबर से आपका नीचे आएगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन लॉस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। या फिर H प्लस आयन नहीं देता है, OH माइनस आयन देता है एसिड को लेके, तो फिर ये फोकस करना है कितने OH माइनस आयन गेन किए गए हैं, कितना नंबर से है वो, तो वो नंबर से आपका नीचे आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर आ जाएगा। इजी हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। तो निकल के आ जाएगा बेटा इक्विवेलेंट वेट फॉर द एसिड। तो कुछ बात कर लेते हैं एसिड्स को लेकर। तो एक तरफ लिखा है बच्चों मैंने यहाँ पे एसिड, और ये लिखा है मैंने इक्विवेलेंट वेट। तो चलते हैं ठीक है, चलो थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले एशियन का मतलब मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे बाद में हम लोग, अभी सिर्फ बैलेंस इसका जो नंबर ऑफ H प्लस आयन उसको निकालने की और बात कर रहे हैं। एसिड में 1 H प्लस आयन जाएगा तो M/1 हो जाएगा।
इसी तरीके से मैं बोलूं कि H2SO4 का बताओ क्या होगा इक्विवेलेंट वेट, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। मैं बोलूं यहाँ से HNO3 का क्या होगा इक्विवेलेंट वेट, तो आपका आंसर कितना होगा m/1। बिल्कुल इजी है। मैं आपसे बोलूं यहाँ पे H2C2O4 इट इज ऑक्सैलिक एसिड, बताओ क्या होगा इसका फॉर्मूला, m/2 हो जाएगा बिकॉज 2H+ रिलीज होंगे। मैं बच्चों बच्चों बोलूं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, बताओ जरा क्या होगा फॉर्मूला फॉस्फोरिक एसिड का, 3H+ आयन जाएंगे ना तो m/3 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ बात कर सकता हूँ H3H4P2O7, बताओ जरा इसका क्या होगा इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, तो m/4 हो जाएगा, यहाँ 4H+ आयन मिलेंगे। मैं बोलूँ बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में सपोज यहाँ पे इस तरीके से कभी लिखा हो कि क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, कहीं लिखा हो क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, तो क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का मतलब क्या है, तो क्रिस्टलाइन का मतलब है कि यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन है प्रेजेंट, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा H2C2O4 डॉट कितने वाटर मॉलिक्यूल्स 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कोई भी अफेक्ट नहीं करने वाला है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि सर वाटर मॉलिक्यूल्स से भी H+ आयन मिलेंगे, 4H+ आयन मिल जाएंगे, सर यहाँ से 2H+ आयन मिलेंगे, दोनों को मिला के मैं 6 बोल दूंगा, नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स कोई रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है। जो एसिड के पास प्रेजेंट है एसिडिक हाइड्रोजन वही रोल प्ले करेंगे, तो इसका आंसर होगा आपका m/2। बात समझ में आ रही है, m/2 क्लियर है। इसी तरीके से मैं अगर आपसे बोलूं फॉर्मिक एसिड, मैंने सपोज बोला है HCOOH, बताओ इसका क्या होगा इक्विवेलेंट वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1, ओनली 1H+ रिलीज होगा। मैं बोलूं आपको एसिटिक एसिड CH3COOH, तो क्या होगा आंसर, वो भी m/1 होगा। मैं अगर आपसे बोलूं जनरल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये ऑर्गेनिक एसिड है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या होगा m/1, सिर्फ 1 यही H+ आयन आपका रिलीज होगा। मैंने सपोज बच्चों बोला है H3PO3, रेस्ट का बताओ क्या होगा H3PO3। H3PO3 ये क्लास में भी डिस्कस किया, इसके स्ट्रक्चर में डिस्कस किए थे, ये इंपॉर्टेंट एसिड्स, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं H3PO2, एक ये इंपॉर्टेंट एसिड है। दूसरा बेटा यहाँ से मैं बात करूं तो H3BO3 BO2 BO3, ये भी एक इंपॉर्टेंट एसिड है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे यहाँ से कि H3PO3 का हमारा क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ से इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए, तो मॉलिक्यूलर वेट तो ऊपर हो जाएगा डिवाइड बाई H3PO3 की जब बात करते हैं तो यहाँ से दो ही आपके हाइड्रोजन क्या होते हैं एसिडिक होते हैं। अगर आपको पता है इसका स्ट्रक्चर तो कैसे बनता है भाई, ये आपका फॉस्फोरस हो जाएगा, 5 वैलेंसी है, 1 2 3 4 5, इसमें आपका 3 हाइड्रोजन है, तो अगर आपको लग रहा है कि 3 OH बनेगा तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 OH मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, 2 OH आप यहाँ अटैच कर लो, ठीक है। इसके साथ एक यहाँ पे आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और बाकी एक जो बचा है वो आपका डबल बॉन्ड O करके यहाँ पे आ जाएगा। तो चेक कर लो, 3 ऑक्सीजन हो चुके हैं, सारे के सारे बॉन्ड पे रिप्रेजेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे कितने एसिटिक हाइड्रोजन है, एक तो ये है, एक आपका ये है, ओनली 2, बट आपको यहाँ से क्या दिख रहा है कि सर 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो m/3 नहीं होगा, बिल्कुल m/3 नहीं होगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है, यस। तो हमारा यहाँ से जो आंसर होगा वो सिर्फ 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये m/2 होगा। सभी को समझ में आ रहा है, m/2 इज क्लियर। नेक्स्ट बेटा H3PO2 की बात करूं तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना होगा इक्विवेलेंट वेट, तो कैसे लिखूं, इसका पूरा पूरा मॉलिक्यूलर वेट ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई, नीचे में क्या लिखूं 1 2 3, क्या लिखूं बताओ, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, फॉस्फोरस, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है तो एक तो डबल बॉन्ड O होगा, एक आपका यहाँ से OH होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी बचे हैं 2 हाइड्रोजन, उनको आप ऐसे कनेक्ट कर लो, तो एक ही तो एसिटिक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, बट यहाँ से तो आपको 3 लगेंगे, इसलिए इनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना होगा m/1 होगा। H3BO3 की बात करेंगे तो H3BO3 का मुझे बताओ क्या होगा H3BO3, यस बिल्कुल सही m/1। स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस में कर चुका हूं, तो इसका भी आंसर आपका m/1। तो जो येलो कलर से लिखे हैं वो सारे के सारे आपके स्पेशल केसेस हैं, समझ में आ गया, बताओ जरा ये स्पेशल केस आपको यहाँ पे क्लियर हो गए हैं, यस। चलो इसको ना मैं थोड़े और अलग तरीके से आपको बताता हूँ, और सिंपल तरीका, ध्यान दो। जैसे मैंने आपसे बोला था यहाँ पे फॉस्फोरस, नाउ दिस इज डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका OH, एक OH यहाँ पे लगाया मैंने और एक OH यहाँ पे लगाया है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये है बच्चों H3PO4, परफेक्ट, देखो ध्यान से H3PO4,
ओके, H3PO4 के साथ अगर मैं NaOH लेके आऊंगा तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या स्टेप फॉलो की जाएगी। भाई इसका वन मोल है, यहाँ पे इसका वन मोल है, तो OH NaOH से क्या होगा, एक OH माइनस एन रिलीज होगा, और OH माइनस बच्चों क्या होगा, बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो बेस को बच्चों क्या पसंद होगा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन तो ये भी है, और ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। बिकॉज जब ये H प्लस आयन की फॉर्म में कोई सा भी H प्लस आयन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएगा ऑक्सीजन पे माइनस, तो वो जो नेगेटिव होगा वो रेजोनेंस करके स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव एंड सिंगल एंड ऊपर आपका डबल। तो यहाँ पे यही होता है कि फायरिंग ऑफ H प्लस आयन वहां से तेज होगा जहां से उसका कॉन्जुगेट बेस जो एनाइन बनेगा वो स्टेबल होगा। तो कहीं से भी तीनों में से निकाल लो, मैंने एक निकाल दिया यहाँ से H प्लस आयन, तो यहाँ से क्या बनेगा, H प्लस और OH माइनस आयन मिला के मैं निकाल दूंगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल। भाई एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी ना। बाकी क्या बनेगा, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड हो, यहाँ से ऑक्सीजन एंड आपका सोडियम, ये पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्ट जैसा दिख रहा है आपको, एक OH यहाँ से, एक OH यहाँ से। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है प्लीज ध्यान दो, तो ये पता ये क्या बन चुका है, इसका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो मैं क्या होगा बताओ जरा, ये हो जाएगा NaH2PO4, यही तो बनेगा NaH2PO4। अगर इसका इक्विवेलेंट वेट आता है, बिकॉज इट इज आल्सो एसिडिक इन नेचर, बिकॉज अभी भी इसके पास क्या प्रेजेंट है, दो एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये भी एसिडिक इन नेचर है। तो अब इसका इक्विवेलेंट वेट बच्चों कैसे निकाला जाए, तो पूरे का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर लिख दो, डिवाइड बाई ये कितने H प्लस आयन को रिलीज करेगा, यस 2H प्लस आयन को भी रिलीज करेगा, तो कितना आंसर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, बिकॉज इट इज एसिडिक हाइड्रोजन। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है पूरा, यस। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट को लेके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो इसी कैटेगरी में आएगा एसिड्स के अंदर। अब बात करेंगे हम लोग बेस के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा बेस, तो बेस के साथ हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो इसका भी वो इजी मेथड है, फॉर्मूला आपका वही होगा कि इक्विवेलेंट वेट फॉर द बेस इज इक्वल टू, ऊपर आपका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा डिवाइड बाई, नीचे होगा आपका टोटल, बेटा बेस होगा तो क्या करेगा, OH माइनस रिलीज करेगा। तो याद रखना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर जो हम एसिड बेस की बात करते हैं ना, ये बेटा अरेनियस एसिड्स होते हैं, अरेनियस एसिड्स एंड अरेनियस बेस, ठीक है। अरेनियस एसिड और अरेनियस बेस को लेके ही हम लोग यहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस के अंदर भी इसी का यूज करते हैं, टाइट्रेशन के अंदर भी इन्हीं का यूज करते हैं, अरेनियस एसिड अरेनियस बेस का, कभी ब्रोंस्टेड का यूज नहीं करते हैं, और कभी भी हम लोग यहाँ पे लिविस एसिड्स का यूज नहीं करते हैं, बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट तो ऊपर हो जाएगा डिवाइड बाई, नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ, अगर बेस है तो बेटा OH माइनस आयन को लॉस्ट करेगा, ये बात समझ में आ रही है। या फिर मैं लिख सकता हूं और करके, टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन गेन, मेरी बात समझ में आ रही है। दोनों मेथड मेथड बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो अगर OH माइनस आयन नहीं दिया है उसने बेस को लेके, तो H प्लस आयन दिया तो मुझसे आंसर निकालेंगे, बिल्कुल सही, H प्लस आयन गेन। तो अब आते हैं हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, सपोज यहाँ पे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताओ मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट NaOH का ऊपर डिवाइड बाई 1 OH माइनस आयन रिलीज करेगा। मैंने पूछा सपोज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ कॉमन है उनको मैं यूज कर ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या होगा इसका M डिवाइड बाई 2, मॉलिक्यूलर वेट M मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का डिवाइड बाई 2, बिकॉज 2 OH माइनस यहाँ आपके आयंस यहाँ से रिलीज होंगे। मैंने बच्चों बोला है NH4OH, तो बताओ मुझे आंसर क्या होगा, M डिवाइड बाई 1, एक ही OH माइनस रिलीज होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे यहाँ से बोलूं, इसके अलावा हम और भी बेस ले सकते हैं, जैसे बच्चों ले लिया मैंने सपोज NaOH ले लिया है, मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सपोज CaOH ट्वाइस, तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा, M/2 होगा। इजी है बिल्कुल, क्लियर बैठ रहा होगा किस तरीके से मुझे डिफाइन। अगर मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, AlOH थ्राइस ले लिया, AlOH थ्राइस ले लिया, तो समझ में आ रहा होगा यहाँ से कितना होगा, M/3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम फॉलो करते जाएंगे। तो ये बेटा यहाँ पे हो गया बेस को लेके। अब हम बात करेंगे सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट शेडिंग हमारी यहाँ पे होगी सॉल्ट को लेके, यस। नेक्स्ट शेडिंग लेते हैं हम लोग सॉल्ट, इस सॉल्ट के जो इक्विवेलेंट वेट है वो कैसे निकाले जाएंगे, ठीक। तो इजी है बेटा, देखो सॉल्ट हम लोगों ने क्या हेडिंग डाली थी कि मुझे निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। जब सॉल्ट को मैं पानी के साथ डालूंगा, इसको मैं इसके एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा, तो मुझे बताओ यहाँ से क्या मिलने वाला है। भाई एसिड से क्या मिला था, H प्लस आयन, बेस से क्या मिला था, OH माइनस आयन, तो सॉल्ट से क्या मिलता है बच्चों, कैटाइन और एनायन। क्लियर है, सॉल्ट से क्या मिलता है, कैटाइन और एनायन, यही तो मिलते हैं। तो हम लोग कैटाइंस एनाइंस के नंबर पर फोकस करेंगे, कैटाइंस एनाइन के नंबर पे हम लोग फोकस करेंगे, और वो नंबर ही आपको बताएंगे
कि हमारा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए। तो मैं क्या बोलूंगा, चार्ज, बिल्कुल बिल्कुल मैं बोलूंगा कि टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मैं यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, इसके फॉर्मूले को मैं लेके आ रहा हूँ। तो इक्विवेलेंट वेट फॉर द सॉल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, टू ऊपर तो मॉलिक्यूलर वेट होगा सॉल्ट का डिवाइड बाई, नीचे होगा बेटा टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में और वर्ड यूज किया है, एंड में यूज नहीं किया है। या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज लिखो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। और वैसे भी पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल नंबर में हो, बिकॉज कोई भी सॉल्ट हम लेने वाले हैं वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, राइट। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के चक्कर में वहां पे टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। विदाउट नेगेटिव में हम मोड लगाते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बुक्स में आपको मोड लगा हुआ मिलेगा, बिकॉज वो नेगेटिव टर्म यूज नहीं करना है बेटा। ठीक है, वो नंबर्स आपको लिखना होगा। ठीक है, वो आपको सिर्फ यहाँ पे नंबर लिखना होगा, बिकॉज किसी का इक्विवेलेंट वेट नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी का इक्विवेलेंट वेट आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात आप समझ लो, है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो पॉजिटिव में ही रहेगा। तो दैट्स व्हाई हम बहुत बार मॉड यूज करते हैं। मॉड यूज नहीं करते हैं तो आपको समझना है कि वो नेगेटिव टर्म या आपको साइन यूज नहीं करना है। परफेक्ट, समझ में आ गया होगा। यस, अब बात करते हैं इसके हम एग्जांपल की। तो मैंने इधर लिखा है इक्विवेलेंट वेट, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख लेता हूँ कि सपोज दिस, यहाँ पे सॉल्ट्स हैं और यहाँ पे उनके इक्विवेलेंट वेट है। तो लेते हैं बच्चों, सबसे पहले लिया मैंने यहाँ पे NaCl। बताओ मुझे क्या आंसर होगा, m डिवाइड बाई 1। बिल्कुल सही। देख लो आप, या तो पॉजिटिव चार्ज का नंबर लिखना है या नेगेटिव चार्ज का लिखना है, तो किसी का लिख लो तो 1 आएगा भाई। पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे +1 होगा, नेगेटिव चार्ज भी आपका -1 होगा, तो कोई एक लिख लो। यस, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से आपको बोलूं कि सपोज CaCO3, बताओ जरा क्या आंसर होगा, m डिवाइड बाई 2। Ca+2 में होगा, कार्बोनेट आपका -2 में होगा। इसी तरीके से मैंने बोला सपोज कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो मुझे बताओ बेटा, वाटर मॉलिक्यूल से कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स को काउंट नहीं करना है, सिर्फ कॉपर सल्फेट लेना है। तो इस Cu+2 में होगा, SO4-2 में होगा, तो इसका आंसर भी m/2 होगा। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से मैं कैल्शियम फॉस्फेट लूं, Ca3PO4 ट्वाइस, इस तरीके से ले लिया मैंने। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए। तो इसका इक्विवेलेंट निकालना बहुत ही इजी है। इसको आयोनाइज कर लो जरा, तो आयोनाइज करने पे क्या मिलेगा, 3Ca+2 मिलेगा। टोटल चार्ज की बात करोगे तो +6 आपको दिखेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जरा बात करो, यहाँ पे क्या दिखेगा, फॉस्फेट मतलब 2 है, तो एक आपका जो फॉस्फेट PO4-3 होता है, तो 2 दे रखे हैं, तो आपका यहाँ पे -6 है, तो 400 हमारा बैलेंस है। लेकिन हमारा फॉर्मूला होगा m डिवाइड बाई 6। भाई एक के पास चार्ज कितना है, +2 है, मेरी बात समझ में आ रही है। एक कैल्शियम पे पास चार्ज कितना होता है, +2 होता है, तो 3 पे कितना होगा, +6 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे मत कर देना कि सर कैल्शियम पे तो यहाँ +2 दिख रहा है मुझे, फॉस्फेट पे -3 दिख रहा है, तो किसको लिखूं, ये कंफ्यूजन मत करना। पूरा चार्ज निकालना पड़ता है। ठीक है, Ca3PO4 जो है, इसमें 3 कैल्शियम एटम है आपके, 2 आपके फॉस्फेट आयन है। तो एक फॉस्फेट पे -3 चार्ज, 2 पे कितना हो जाएगा, 2 है, तो -6 हो जाएगा, -3 -6। कैल्शियम का एक पे +2 है, 3 पे कितना, +6, फिर 6 नंबर को लिखना। आपको बात समझ में आ रही है। ये +2 और -3 को आपको नहीं लिखना होगा। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। यस, किसी को इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी। चलो नेक्स्ट चलो मैं पूछता हूँ। मैंने सपोज दिया है FeSO4, बताओ इसका क्या होगा इक्विवेलेंट वेट, m डिवाइड बाई कितना, 2 हो जाएगा, है ना, Fe+2 की स्टेट में। समझ में आ रहा है। मैं बोलूं आपसे सपोज यहाँ पे AlCl3, तो फिर आंसर क्या होगा आपका, AlCl3 में 3 हो जाएगा। चेक करके देख लो, तो क्या क्या लिखूं मैं, m/3, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, दिस इज m डिवाइड बाई 3। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं आपसे यहाँ पे Al2, मैं अगर आपको दूं यहाँ पे एडिशनल सॉल्ट, ठीक है, तो Al2SO4 मैंने दे दिया थ्राइस डॉट K2SO4, पोटासियम ले लेते हैं, राइट, थोड़ा और चलो चेंज कर लेते हैं, मैग्नीशियम मैंने लिखा है MgSO4। बताओ ये पूरा का पूरा सॉल्ट एक ही है, एक ही सॉल्ट मैंने दे दिया। अब बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट कितना लिखा जाएगा, m/10। यस, यहाँ से कितना मिलेगा मैंने अभी बताया था, 2, यहाँ पे आयोनाइज करो जरा, 2 एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज, 2 पे कितना, +6, यहाँ से 6 मिल जाएगा। यस, इसका जरा चेक करो K2SO4, तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा। मैग्नीशियम पे यहाँ पे 2 मिल जाएगा, तो आप समझ लो यहाँ पे 6 + 2 + 2 टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से चार्ज, ये आपको डिफाइन हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 10।
यही होगा इस सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? ओके यस। इसका जो बात करते हैं हम लोग आयंस की तरफ, ठीक है। आयंस का इक्विवेलेंट वेट हमारा कैसे निकाला जाएगा आयंस को लेके? तो आयंस में कुछ भी नहीं है, आयंस का जो इक्विवेलेंट वेट निकाला जाएगा, आयंस का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई नीचे उसका चार्ज, और जो चार्ज होगा बच्चों मॉड में, अगर एनाइंस कैटायन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एनाइंस होगा तो आपको तो भी आपको पॉजिटिव ही लेना है, उसका चार्ज नीचे लिखना है। जैसे मैंने बोला Al+3, तो बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? m डिवाइड बाई 3। मैंने बोला आपसे सोडियम +1, तो बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? m डिवाइड बाई 1। मैंने बोला बच्चों कैल्शियम +2, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? m डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो भी कैटायंस एनायन आएंगे उनके चार्ज को हम लोग फोकस करेंगे और उसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट कॉन्सेप्ट और आता है कि अगर बच्चों मान के चलो मुझे कोई एलिमेंट का निकालना है, जैसे कोई कंपाउंड गिवन है, जैसे बहुत सारे सॉल्ट गिवन होते हैं, ठीक है। मान लो कोई ऑक्साइड गिवन है, जैसे मैंने दिया FeO, ध्यान दो मैंने दिया आपको FeO, इसमें आयरन का निकालना है इक्विवेलेंट वेट FeO के अंदर, तो हम कैसे निकालेंगे बताओ मुझे, किस तरीके से निकाला जाए? तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, जब किसी एलिमेंट का निकालना है बच्चों में फोकस करो, किसी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का निकालना है, तो क्या करेंगे बताओ? एटॉमिक वेट डालेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ वो जो जो एटम होगा, उस एटम का एटॉमिक वेट हम ऊपर, मॉलिक्यूलर वेट नहीं बेटा, FeO का पूरा मॉलिक्यूलर वेट नहीं, एटॉमिक वेट ऊपर होगा डिवाइड बाई ऑक्सीडेशन नंबर नीचे होगी। ये बात ध्यान से समझ लो, जब किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट का निकलना है इक्विवेलेंट वेट, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट हम ऊपर लिखेंगे, एटॉमिक वेट बेटा वो 1 एटम को लेकर डिफाइन करना है, डिवाइड बाई, हाँ बिल्कुल सही, Fe डिवाइड बाई 2 करेक्ट आंसर है। तो नीचे उसका हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर फॉलो करेंगे, ऑक्सीडेशन में निकलना आपको आता है, यहाँ पे आयरन का निकलना है तो कैसे? X प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है इज इक्वल टू 0, -2 हो जाएगा +2, तो डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं, हेडिंग लेते हैं यहाँ पे हम लोग, गिव इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, एसिड एंड बेस। चलो मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको रिएक्शन देता हूँ, आप लोगों से कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो फर्स्ट रिएक्शन मैंने दी बेटा यहाँ पे PO4 प्लस लिखा है मैंने NaOH। मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन चलो लिख के देता हूँ, मैंने दिया आपको यहाँ पे NaH2PO4 और NaH2PO4 और प्लस मैंने आपको दिया यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स। चलो निकालो, इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है यहाँ पे H3PO4 का और निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्या निकाला जाएगा, क्या वैल्यू होगी? सेकेंड मैंने लिखा यहाँ पे H3PO4, पहले रिएक्शन लिखना सिखा रहा हूं मैं, नेक्स्ट आपका NaOH, क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। लिखा है मैंने Na2HPO4 प्लस लिखा है मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ निकालना है H3PO4 का NaOH का। नेक्स्ट मैंने लिखा है थर्ड रिएक्शन, थर्ड लिखी है मैंने आपसे जिंक हाइड्रोक्साइड और प्लस लिखा है मैंने यहाँ पे HCl, रिएक्शन को मैंने लिख के दिया आपको यहाँ पे ZnOHCl, ठीक है यस, और प्लस मैंने निकाला यहाँ से 1 वाटर मॉलिक्यूल्स, आपको निकालना है जिंक हाइड्रोक्साइड का और HCl का, ठीक है। निकालो इक्विवेलेंट वेट, क्या आंसर होगा? बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले देखो हम ऊपर आते हैं फर्स्ट रिएक्शन पे, H3PO4 का मुझे निकालना है, तो H3PO4 का हम कैसे निकालेंगे? तो H3PO4 में तो बच्चों प्रॉपर ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लोगे वो मुझे पता है, मुझे मॉलिक्यूलर वेट पे नहीं जाना, मुझे सिर्फ पाना है कि वो कितने H+ आयन रिलीज करेगा। तो मुझे बेटा ध्यान से बताना, आपको पता है कि H3PO4 3 H+ आयन निकाल सकता है, आपको पता है स्ट्रक्चर, आपको पता है 3 OH यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन NaOH ने कितने OH- आयन निकाले बच्चों? जल्दी से बताओ। 1 OH- आयन। इजी। यहाँ से क्या निकला होगा? ओनली 1 H+ आयन निकला होगा। बच्चों बात समझ में आ रही है? एक H+ आयन, एक OH- आयन बन गया वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके पास अभी भी बचे हैं बच्चों कितने हाइड्रोजन? 2, है ना। तो यहाँ से मिला होगा H2PO4-1 मिला होगा, राइट। वो कनेक्ट हुआ होगा बच्चों एक सोडियम के साथ, चार्ज बैलेंस हुआ होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये सॉल्ट बन गया, ठीक है, इट इज एसिडिक सॉल्ट, राइट। ओके, लेकिन मैंने पूछा था H3PO4 का और NaOH का इक्विवेलेंट वेट, तो आंसर बच्चों क्लियर है कि जब ये एक्वस मीडियम में गया, NaOH और H3PO4 रिएक्शन परफॉर्म हुई, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, लेकिन H3PO4 ने कितने H+ दिए? 1 दिए। तो व्हाट इज द आंसर? M/1। समझ में आ गया? इजी है।
NaOH की बात करें तो NaOH कितना आंसर होगा, इसका भी m/1 ही होगा। क्या पूरी बात समझ में आई? सेकंड का बताओ मुझे, H3PO सेकंड रिएक्शन की बात करूं तो उसने कितने H+ आयन दिए, ध्यान से सोचना और फिर आंसर बताना, गलती मत कर देना। इसके पास 3 H+ आयन थे, सामने से NaOH ने क्या करा बेटा, देखो ये सॉल्ट आपको बताने वाला है पूरी कहानी। इस सॉल्ट में Na2 दे रखा है, मतलब ये 2 मोल्स होगा डेफिनेटली। तो यहाँ से 2OH माइनस, वहां से 2H+ साइन, बच्चों दोनों बाहर निकल गए, एक H+ साइन बचा होगा, वो यहाँ पे दिख रहा है। यस बिल्कुल सही। तो अब यहाँ से इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, m डिवाइड बाई कितना 2 H3PO4 का, और इसका कितना होगा NaOH का, NaOH से कितना होगा बताओ मुझे, m/1 होगा या कितना होगा, बताओ बच्चों। मैंने सपोज यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ। मैंने 2 नहीं लिखा है, सपोज 2 नहीं लिखा है मैंने, प्रोसेस जो हुआ है उसमें मैंने 2 नहीं लिखा है, बिकॉज इक्विवेलेंट वेट के अंदर बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पहली बात तो ये समझ लो। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे NaOH सिर्फ 1 लिख के दिया है, तो हम आंसर 1 से निकालेंगे तो इसका आंसर m/1 होगा। ठीक, जिंक हाइड्रोक्साइड, इसका बताओ आंसर कितना होगा, m/1, आप चेक कर लेना। ठीक है, एक ही OH माइनस रिलीज हुआ है, एक OH अभी भी सॉल्ट के साथ दिख रहा है। HCl की बात करेंगे तो इसका भी m/1 होगा, समझ में आ रहा है? ओके चलो कुछ और रिएक्शन लेते हैं और बेटर समझाने के लिए। जैसे मान के चलो मैंने ले लिया आपसे अमोनिया प्लस H+ आयन, अब बताओ क्या बनेगा यहाँ से। ये तो बच्चों बन गया है NH4, अमोनियम आयन बन गया है, बट आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट। चलो इसका निकालना है अमोनिया का क्या होगा। सेकेंड, नेक्स्ट मैं और रिएक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे, H2SO4 और इसके साथ मैंने फॉलो किया है NaOH। बताओ मुझे क्या आंसर, और इसको मैं पूरा कर देता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे सपोज Na2SO4 न्यूट्रलाइज कर दिया पूरा, प्लस लिखा है मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स। बताओ मुझे क्या आंसर होगा इन दोनों का इक्विवेलेंट वेट का। मैंने लिखा है, आप निकालते चलो, मैंने लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ फॉलो किया है बच्चों H3PO4, और मैंने सॉल्ट बना दिया यहाँ से Ca3PO4 ट्वाइस एंड प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से नेक्स्ट सेक्शन ली मैंने AlOH थ्राइस। प्लीज आंसर करो बच्चों, प्लीज आंसर करो। ठीक है, गलती हो रही है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। H3PO4 यहाँ से लिखा है मैंने Al, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम +3 में होगा फॉस्फेट भी, तो AlPO4 हो जाएगा, यही तो होगा AlPO4, बिल्कुल सही है। और प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। अब बताओ मुझे आंसर। यस बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। यस जल्दी से आंसर बताओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर हमेशा याद रहेगा। फर्स्ट वाले को बताओ क्या होगा, अमोनिया वाले का। तो भाई अमोनिया ना, तो अमोनिया एक्चुअली बेस होता है, आपको पता है, लोन पेयर्स है, बेस है। ठीक, इसने H+ को ले लिया, एक्सेप्ट किया है। तो जब इसने H+ को एक्सेप्ट किया है तो मुझे बताओ हम क्या करते हैं, OH- तो इनके पास थे नहीं बच्चों, H+ को इसने एक्सेप्ट किया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई नीचे आपको 1 मिल जाएगा, तो m/1 होगा आपका इक्विवेलेंट वेट फॉर द अमोनिया। सेकंड केस H2SO4 की बात करूं तो यहाँ पे बताओ कितना होगा, जरा चेक करो, इसने दोनों H+ आयन निकाले, कभी बना है आपका नॉर्मल सॉल्ट Na2SO4, तो यहाँ से आंसर निकालो, यहाँ से आंसर बनेगा। ठीक है, ध्यान देना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा H2SO4 का। NaOH की बात करेंगे तो कितना होगा, m/1 होगा। बैलेंसिंग नहीं दे रखा है तो कोई इशू नहीं, बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती नहीं कॉन्सेप्ट के अंदर, तो m/1 हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो ये कितना होगा, m/2 हो जाएगा। इसके H3PO4 के बारे में बात करूं तो कितना होगा बताओ मुझे, ये भी m/3, बिकॉज तीनों H+ साइन इसने बाहर निकाले होंगे। AlOH की बात करो तो कितना होगा, m/3, तीनों OH- साइन बाहर निकाले होंगे। यहाँ से उठा, तीनों H+ साइन बाहर गए तो यहाँ से m/3 हो गया। समझ में आ गया सभी को, इजी था, बिल्कुल क्लियर है सभी को। चलो अब बात करते हैं हम लोग इसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर। तो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों होगी कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, पहले मैं बात करूंगा इसके फॉर्मूलेस की। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करने वाला हूँ मोल को लेके, ठीक है। तो जब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर मोल्स निकालते हैं तो बच्चों हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला वही है, ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। जो फॉर्मूला यूज किए जाएंगे उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। सेकंड बच्चों में बात करूंगा ग्राम इक्विवेलेंट, इसको हम जीएमई बोलेंगे हमेशा, जीएमई, ग्राम इक्विवेलेंट मतलब जीएमई, जीएमई का मतलब ग्राम, ई का मतलब इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, जीएमई इक्वल टू क्या होता है, ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। मैं थर्ड फॉर्मूले की बात करता हूं बच्चों मोलरिटी की। मुझे बताओ मोलरिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर जो मोल्स होंगे वो किसके होते हैं बच्चों, सॉल्यूट के मोल्स होते हैं, डिवाइड बाई
नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो लीटर में, वो आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, सॉल्वेंट का नहीं। इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, ये रहा मोल्स का फॉर्मूला ऊपर, मैं इसको उठा के मॉडिफाई करूं तो ये वाला फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट होकर कैसा हो जाएगा, बताओ बेटा। मोल्स मतलब ऊपर हो जाएगा ग्राम डिवाइड बाई, नीचे आपका क्या आएगा, नीचे आपका मॉलिक्यूलर वेट। ये पूरा का पूरा टर्म किसका होगा, ये होगा आपका सॉल्यूट का टर्म। और नीचे जो मिलेगा बीएल, ये बीएल किसका होगा, सॉल्यूशन का। मैं डिफाइन कर रहा हूँ मोलरिटी को, ठीक है, दिस मोलरिटी। तो मोलरिटी इक्वल टू लिख सकते हैं ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन ग्राम और जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सॉल्यूट का ही होगा, सॉल्वेंट का ही नहीं होगा, सॉल्यूशन का भी नहीं होगा, ठीक है। और जो बीएल है वो आपके सॉल्यूशन का होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, यस। इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों लिया मैंने नॉर्मलिटी। यही तो नॉर्मलिटी डिस्कस करनी थी मुझे, अब नॉर्मलिटी आ जाएगी। नॉर्मलिटी है जो कैपिटल एन से करेंगे रिप्रेजेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला, नॉर्मलिटी बेटा होता है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जिस तरीके से मोलरिटी के अंदर मोल्स होता है, तो नॉर्मलिटी के अंदर बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस तरीके से मोलरिटी के अंदर मोल्स होता है, नॉर्मलिटी के अंदर ग्राम इक्विवेलेंट होता है, दोनों का मतलब लगभग एक जैसा ही है। तो ग्राम इक्विवेलेंट आपको समझ में आ गया। तो मैं क्या बोलूं, जैसे मोलरिटी में बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, हम यहाँ से क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। क्या बात समझ में आ रही है, पूरी क्लियर है। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, यही होता है ना फॉर्मूला, ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। तो इस जीएमई को मैं चेंज कर दूंगा। बट ये जीएमई बच्चों किसका है, सॉल्यूट का है। किसका है, सॉल्यूट का है, सॉल्वेंट का नहीं है ना, सॉल्यूशन का है। तो मैं क्या कहूंगा, ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, ये पूरा का पूरा आपका सॉल्यूट का होगा। किसका होगा, सॉल्यूट का टर्म है। और नीचे आपका होगा बीएल, ये बीएल किसका होगा, आपके सॉल्यूशन का। तो प्लीज ध्यान रखो, क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है फॉर्मूले की हेल्प से। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट इसमें नहीं। नेक्स्ट बच्चों फॉर्मूले की बात करते हैं रिलेशन में नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। इसको हम बहुत जगह यूज करेंगे। ये डेरिवेशन से आता है, ये कैसे आता है उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सीधा फॉलो करना। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर, यस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन को लेके। मुझे बताओ 1 लीटर के अंदर कितना एमएल होता है, तो आप बोलोगे सर 1000 एमएल होता है। मैं बोलूं कि 1 लीटर के अंदर कितना बेटा सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो बताओ आंसर कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, जिसको अपन लोग सीसी बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब शॉर्ट में क्वेश्चन में लिखा होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल में। 1 लीटर इज इक्वल टू कितना डेसीमीटर क्यूब, तो 1 डेसीमीटर क्यूब। मैं बोलूं कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना मीटर क्यूब, तो होगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। क्या सभी को बात समझ में आ रही है। यूनिट कन्वर्जन भी यूज किए जाएंगे, मैं इसीलिए न्यूमेरिकल यूज करने से पहले आपको ये टर्म बता दे रहा हूं कि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है, यस। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कुछ और टर्म्स को लेकर। जैसे क्वेश्चन में लिखा मिलेगा आपको डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल का मतलब बच्चों क्या होता है, 10 की पावर -1, ठीक है। एक सेकंड रुकते हैं, यस। डेसी नॉर्मल का मतलब बेटा 10 की पावर -1, जिसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं कैपिटल एन डिवाइड बाई 10, इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान दो। डेसी नॉर्मल ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ठीक है। क्वेश्चन में डेसी नॉर्मल लिखा मिलेगा तो उसका मतलब होगा आपका n/10, आपको ये समझना होगा। क्वेश्चन में अगर लिखा मिलता है सेंटी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल अगर क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, जिसका मीन होगा 10 की पावर -2, जिसको हम लिख सकते हैं n डिवाइड बाई 100। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं बच्चों मिली नॉर्मल, मिली नॉर्मल, तो मिली नॉर्मल का मतलब होगा 10 की पावर -3, इसका मतलब होगा n डिवाइड बाई 1000, करेक्ट। मैं अगर बच्चों बोलूं यहां से पेंटी नॉर्मल, नेक्स्ट आपका पेंटी नॉर्मल, तो पेंटी नॉर्मल का मतलब होगा बच्चों, मुझे बताओ क्या होना चाहिए, व्हाट इज मीन ऑफ पेंटी नॉर्मल, n डिवाइड बाई 5, यस, n डिवाइड बाई 5। क्वेश्चन में लिखा हो बच्चों सेमी नॉर्मल, क्वेश्चन में अगर लिखा हो सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, तो सेमी नॉर्मल का मतलब क्या होगा, सेमी का मतलब हाफ होता है, तो n/2, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऐसे लिखा मिलेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हो बच्चों ए नॉर्मल, क्वेश्चन में लिखा होगा ए नॉर्मल, तो ए नॉर्मल का मतलब बच्चों होता है आपका सिर्फ और सिर्फ 1 कैपिटल एन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा। कुछ टर्म में बता रहा हूँ कि आपको सभी सारे के सारे टर्म आपको बिल्कुल इजी समझ में आ रहे हैं, बहुत ही इजी है, करेक्ट, क्लियर।
इसके बाद बच्चों में बात करूं, अगर न्यूमेरिकल में कहीं लिखा है एडिशन ऑफ वाटर, अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। देखो याद करो डाइल्यूशन लॉ, डाइल्यूशन लॉ मैंने पढ़ाया था, याद करो। डाइल्यूशन लॉ में नंबर ऑफ मोल्स आपके चेंज नहीं होने वाले, कितना भी पानी में डाल लो। मतलब एक बीकर है, उस बीकर के अंदर कोई भी एक सॉल्यूशन है आपका, उसमें मैंने बेटा एक्सेस अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया है, तो करने के बाद रिजल्टेंट बीकर के अंदर जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा वो डिक्रीज करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। H प्लस एन का OH माइनस एन का, बिकॉज आपने पानी को ऐड किया है। लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, नंबर ऑफ जो मोल्स होंगे बच्चों सॉल्यूट के, मतलब स्मॉल एन, उसकी वैल्यू यहाँ भी सेम होगी और यहाँ भी सेम होगी। फिर नंबर ऑफ मोल्स पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो एडिशन ऑफ वाटर को मैंने वहां पे आपको क्लियर किया था कि M1 B1 इज इक्वल टू M2 B2। बात समझ में आ रही है? इनिशियल और फाइनल दोनों को लेके। चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब एडिशन ऑफ वाटर कहीं क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा, एडिशन ऑफ वाटर समझ में आएगा, या जब कहीं जो डाइल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, तो आपको प्लीज फॉलो करना है M1 B1 इज इक्वल टू M2 B2। यहाँ पे M1 B1 जो है बेटा वो इनिशियल है, इनिशियल टर्म है, ठीक है। और M2 B2 है वो आपका फाइनल टर्म है, ठीक है, आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट बच्चों। अगर मैं इसको नॉर्मलिटी के टर्म में लिखूं तो फिर क्या बनेगा बताओ? नॉर्मलिटी वाले टर्म में क्या बनेगा? जल्दी से बताओ बच्चों, नॉर्मलिटी वाले टर्म में क्या बनेगा? अगर नॉर्मलिटी के टर्म में इस फॉर्मूले को अगर मैं चेंज करूं तो मुझे बताओ यहाँ से क्या होगा? मैंने पढ़ा था भी नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर, कोई डाउट इसमें? नहीं। तो मोलरिटी इज इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूँ? नॉर्मलिटी डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। वो दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? सिर्फ नॉर्मलिटी बचेगा। तो मैं क्या इसको N1 B1 इज इक्वल टू N2 B2 लिख सकता हूँ? मुझे बताओ जरा, क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? इस तरीके से लिख सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल। यस। इसके बाद अगर क्वेश्चन में कभी भी लिखा हो कि एसिड के साथ हम लोगों को एसिड का मिक्सअप दिया गया है, या फिर क्वेश्चन के अंदर बेस के साथ बेस का एडिशन दिया गया है, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे बताओ बच्चों? एसिड का एसिड के साथ है, बेस का बेस के साथ है। भाई किस और बनता है जहां एसिड के साथ बेस कंबाइन करते हैं? तो पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ एसिड के साथ एसिड, बेस के साथ बेस। ऐसा कहीं क्वेश्चन में दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोई कॉन्सेंट्रेशन है, कोई वॉल्यूम है, दूसरा आपका वहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी बेस है, उसका कॉन्सेंट्रेशन है, उसका वॉल्यूम, उसको ऐड किया गया है, तो रिजल्टेंट आपको बताना है। तो वहीं पे एसिड के साथ एसिड, बेस के साथ बेस, मतलब सेम नेचर वाले अगर ऐड किए जाएंगे तो हमारा आंसर क्या से किस तरीके से सॉल्व होगा बच्चों? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। N3B3 इज इक्वल टू N1 इंटू B1 प्लस N2 इंटू B2, यही होगा। लेकिन B3 की वैल्यू क्या होगी? B3 वही होगा जो वॉल्यूम B1 प्लस B2 होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आपको मोलरिटी वाले टर्म में भी डिस्कस करी थी बच्चों, मोलरिटी वाले टर्म में भी डिस्कस करी थी, अगर आपको याद होगा, मोलरिटी को टर्म को लेके। और तीसरा केस बनता है कि जब मैं एसिड के साथ बेस मिक्स करूं, तो एसिड के साथ बेस मिक्स करूंगा तो फिर आंसर कैसे निकाला जाएगा? तो बच्चों समझो ध्यान से कि उनका नेचर तो सेम था, एसिड के साथ एसिड, बेस के साथ बेस, तो हमने एडिशन किया था। लेकिन अब यहाँ से ध्यान से सॉल्व करना होगा। तो मानना पड़ेगा कि बेटा सपोज मान कर चलो कि एसिड का जो हम वैल्यू लिखने वाले हैं कि सपोज ये N1 B1 है, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन N1 है, वॉल्यूम B1 है, बेस का कॉन्सेंट्रेशन आपका N2 है, इससे वॉल्यूम B2 है। तो N2 इंटू बी, यहाँ पे N2 इंटू B2, N1 इंटू B1 पहले निकालना पड़ेगा। इसमें से सब जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, मैं मान लेता हूँ बेटा सपोज एसिड की वैल्यू बड़ी निकल के आई, मल्टीप्लीकेशन आपके कॉन्सेंट्रेशन का, नॉर्मलिटी का, वॉल्यूम का, एसिड का अधिक निकल गया है, तो रिजल्टेंट जो नेचर होगा सोल्यूशन का वो कैसा होगा? एसिडिक in नेचर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करना पड़ेगा। कंफर्म हो रहा है? दांव का बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? तो मैं लिख लूं N1 B1 माइनस N2 B2, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू N3 B3। यही तो बनेगा टर्म। बताओ बच्चों माइनस क्यों आया? माइनस क्यों आया? भाई एसिड के जितने H प्लस आयन होंगे, बेस में OH माइनस आयन होंगे, कुछ तो न्यूट्रलाइज होंगे ना, कुछ तो न्यूट्रलाइज होंगे ना। तो एसिड का कुछ पार्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेस के कुछ पार्ट के साथ, या बेस का जो OH माइनस आयन पार्ट है वो एसिड कुछ H प्लस आयन के साथ आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो वो तो काउंट किए नहीं जाएंगे ना, वो तो आपके कॉन्सेंट्रेशन में काउंट किए नहीं जाएंगे, तो उनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो फिर क्या? तो एसिड के जितने H प्लस आयन ने बेस के जितने OH माइनस आयन को न्यूट्रलाइज किया, तो बेस तो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया ना। अरे बेस कम है ना, N1 इंटू N2 इंटू B2 में लिखा है,
ऑब्वियसली। तो उसको मैं ये छोटी वैल्यू को बाद में लिखो, बड़ी वैल्यू को पहले लिखो, उसको उठा के माइनस कर दो और आपका यहाँ से आंसर बिल्कुल बन जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं। वॉल्यूम बच्चों वही है कि B3 इक्वल टू B1 प्लस B2 आपको लेना है। वॉल्यूम में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। ये कुछ थ्योरी सेक्शन हुआ। अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 4 ग्राम NaOH इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, 500 सेंटीमीटर सीसी सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, देन फाइंड नॉर्मलिटी। बताओ आंसर, जल्दी बताओ बच्चों। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेंटीमीटर क्यूब मैंने दिया है, 4 ग्राम NaOH है, 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, नॉर्मलिटी आपको निकालना है। क्या आंसर होगा? चलो मैं बताता हूँ, है ना, आपकी हेल्प करता हूँ मैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों 4 ग्राम NaOH। NaOH का 4 ग्राम है, प्रेजेंट किसमें बच्चों? 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर। नॉर्मलिटी आपको निकालना है, तो कैसे निकालो भाई? नॉर्मलिटी का ऐसा फॉर्मूला जिसमें ग्राम आ रहा हो, ठीक है। तो मुझे बताओ नॉर्मलिटी का ऐसा फॉर्मूला मैं कौन सा फॉलो करूं? तो हम लोग ने ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ा था, नॉर्मलिटी पढ़ी थी। नॉर्मलिटी इक्वल टू बच्चों क्या होता है बताओ जल्दी से? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऊपर वाला टर्म किसका है? सॉल्यूट का। तो NaOH यहाँ से क्या हो गया है? सॉल्यूट। नीचे बच्चों ये क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्वेश्चन में आपको ग्राम दे रखा है, परफेक्ट, ग्राम दे रखा है, तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? ग्राम डिवाइड बाई नीचे इक्विवेलेंट वेट। ये पूरा का पूरा बच्चों किसका टर्म है? सॉल्यूट का। मैं बार बार लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन मत करो उधर उधर वैल्यूज को। इनटू ये BL आपके सॉल्यूशन का है, बस वैल्यू रखो इजी, जल्दी से वैल्यू रखो। ग्राम कितना दे रखा है सर? 4 ग्राम दे रखा है, लिख लो जल्दी से। 4 डिवाइड बाई नीचे कितना आएगा बच्चों? NaOH का मास, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना? NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना? अरे मॉलिक्यूलर वेट तो बता दो यार, ये तो निकला है 40। यस बिल्कुल सही, 40 बिल्कुल करेक्ट है। सोडियम का 23, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 1, सबका ऐड कर लो 40 है। ठीक है, आपको वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम कितना है बच्चों? 500 सीसी। तो नीचे 500 आ जाएगा, नीचे वॉल्यूम है, लेकिन वो सेंटीमीटर क्यूब में है। तो ऊपर क्या करें बच्चों? हम 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। बस इसको सॉल्व करना था यार। आपने क्या गलती कर दिया? इसको इससे उड़ा दो, 10 बच जाएगा। जीरो से जीरो खत्म कर दो, ऊपर बचा 100, नीचे बचा 500, राइट। और 0 0 0 0, आंसर 1/5। कितने बच्चों का आंसर 1/5 आया था? बाकी आप इसको सॉल्व करें ना, 0.2 समथिंग में आपको बन सकता है 1/5। 1/5 कितने बच्चों का आंसर आया था? 1/5। ओम, नाउ इट इज क्लियर। बिल्कुल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया कैसे सॉल्व करना था? इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन n डिवाइड बाई 10, ठीक है, कॉमा 100 ml H2SO4। मतलब H2SO4 का आपको वॉल्यूम दे रखा है ml के अंदर, H2SO4 को कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है n/10 डेसी नॉर्मल, राइट, यही था डेसी नॉर्मल। देन कैलकुलेट ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 का ग्राम निकालना है, बताओ। करो सॉल्व क्वेश्चन, इजी है क्वेश्चन, बहुत आसान है, तो ट्राई करो। देखो यार इजी था। क्या दे रखा है आपको? n/10 नॉर्मलिटी दे रखी है, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपको वॉल्यूम दे रखा है, ग्राम पूछा है, बिल्कुल सही। नॉर्मलिटी का ऐसा फॉर्मूला जिसमें ग्राम भी आ रहा हो वॉल्यूम भी आ रहा हो, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ऊपर ग्राम डिवाइड बाई नीचे इक्विवेलेंट वेट। ये GME हो गया है, GME, ग्राम इक्विवेलेंट। और यही टर्म बेटा किसका हुआ है? वही H2SO4 का, जो आपका यहाँ पे सॉल्यूट दे रखा है, ठीक है। नीचे आपका वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। नॉर्मलिटी कितनी है बच्चों जल्दी से बताओ? n/10 दे रखी है, मतलब 1/10 लिख लूं मैं, n की जगह 1/10, कोई डाउट उसमें नहीं। इज इक्वल टू ग्राम निकलना है तो x डिवाइड बाई, अब इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे? ये एसिड है, एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाया था मैंने। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई कितने H प्लस आयन है बच्चों? 2H प्लस आयन है। तो कितना आंसर होगा? 98 इज द मॉलिक्यूलर वेट फॉर H2SO4 डिवाइड बाई 2। ये हो गया इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का। करेक्ट, समझ में आया? वॉल्यूम सॉल्यूशन बेटा कितना है? 100 है, बिल्कुल इजी है। ml में है, लीटर में चेंज कर दो, 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर, बस यही करना था भाई साहब, कितना इजी था।
इसको इससे कैंसिल कर दो 42, ठीक है 49 आ जाएगा ये, ठीक है ये 49, 0 0 0 0 ऊपर कैंसिल हो गया, ठीक। क्या बचा, इधर बचेगा 10x डिवाइड बाई 49, ये बचा 10x डिवाइड बाई 49, और इधर बचेगा 1/10। बस इसको ही सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी थी। तो x कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लोगे, ये 49 है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू ये 49 डिवाइड बाई 100। डेसिमल लिखना है, डेसिमल में लिख दो, कोई इश्यू नहीं है, हो गया आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। 0.4, इजी था।